बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल पाकिस्तान की सियासत में पार्लिमान का कितना किरदार है, क्या पार्लिमान में फ़ैसले हो सकते हैं या नहीं, ये सवाल एक बार फिर गूंज रहा है। और इस सवाल के जवाब में हमें पाकिस्तान की तारीख़ की तरफ भी निगाह करनी पड़ती है और आज जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं वो भी देखने पड़ते हैं। किसी की भी हुकूमत रही हो, माजी में भी हमने देखा कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत में कई बार एक पेज पर मिल बैठने की बातें भी हुई, ये दावे भी किए गए कि वो एक पेज पर हैं। और बार बार ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अवाम को बल्कि अपने दुश्मनों को जो खित्ते में हैं, अपने वो हलीफ और हरीफ जो दुनिया में हैं, उनको ये पैगाम भी भेजा जाता रहा है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर है। इमरान खान साहब से कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने जो उसका अहवाल सामने आया, उन्होंने ये कहा जी कि जो मेरा एजेंडा है वही फ़ौज का एजेंडा और अस्करी क़यादत इसलिए मेरे साथ है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी सारे सिनेरियो पे बात करेंगे। मौलाना गफूर हैदरी साहब का जो इंटरव्यू है, जो उनका बयान है, जो वो दावा कर रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब जिस तरह से उन बयानात की और इल्ज़ामात की तरदीद में दीगर बातें करें, ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेकर जाता हुआ नज़र आता है। ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की जमातों ने एक नए मीसाक की बुनियाद रखी, उस दिन वो एक नई तहरीक चलाना चाहते हैं, उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। और ये जो मुलाकातों का और मुलाकातों के बाद होने वाली जो पेशरफ्त है उसको अगर हम देखें तो क्या उस तहरीक में हम देखें कि एक नई जान पड़ेगी, वो तहरीक कमज़ोर हो जाएगी, या जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बिलखुसूस अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म उनकी बात करें, जो बयानिया उन्होंने लिया है वो कितना मकबूल हो सकता है पाकिस्तान के हालात में। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। अली परवेज़ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, कौमी असम्बली के रुकन हैं और एक सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया अली आप का भी कि आप एक नई नस्ल की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। गज़ाला सैफ़ी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन हैं, कौमी असम्बली की, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कल्चर की, बड़ी वोकल हैं, बड़ी एक्टिव मेंबर हैं PTI की, वो हमें ज्वाइन करेंगी जी कराची से। आपकी इजाज़त से अली मैं गुफ्तगू का आगाज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब से करना चाहूँगी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्या पाकिस्तान को किसी नए मिसाक़े जमहूरियत की, किसी नए मुआहदे की, जमहूरियत को पाकिस्तान में किसी नई रूह की ज़रूरत है? जी, मेरे ख़्याल में ज़रूरत तो है, इसलिए कि जो मिसाक़े जमहूरियत 2006 में जिस पर दस्तखत हुए थे पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उसके बहुत सारे नुकात हैं जिन पर कुछ पर अमल हुआ और कुछ पर अमल नहीं हुआ। तो जिन नुकात पर अमल नहीं हुआ उन पर अमल होना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें तब्दीली आई है, उसमें कुछ नए ग्रोह आए हैं और कुछ पुराने ग्रोह जो है वो अब मेन स्ट्रीम सियासत में आए हैं, तो उनको भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत है ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े और वो जमहूरी अहदाफ जो अब तक हासिल नहीं हुए वो हासिल हो सके। अच्छा अली, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अस्करी क़यादत इस वजह से मेरे साथ है और हम इसलिए एक पेज पर हैं कि मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, मेरी हुकूमत के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और मैं मतलब जो साफ़ नीयती की बात हमेशा खान साहब के बारे में की जाती है, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट? के क्योंकि हमने देखा था कि माजी में बहुत बार ये चैलेंज तो रहा कि अस्करी और सियासी क़यादत मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हों, चाहे वो दाखिला पॉलिसी के हों, कहीं ना कहीं वहाँ पे इख्तलाफ हमें हमेशा नज़र आया है, किसी की भी हुकूमत हो। बहुत शुक्रिया तंजीला, आज आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। देखें, ये जो वन पेज का जो मंत्रा इमरान खान साहब जो बेच रहे हैं आवाम के आगे, मेरा ये ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अननेसेसरीली वो हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मुझे बताएं, क्या आइन के तहत ये जो सारे के सारे इदारे जिनको वो कहते हैं कि जी पहली दफ़ा वो वन पेज के ऊपर आए हैं, क्या ये हुकूमत वक्त के ताबे नहीं होने चाहिए थे जी? क्या आइन की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए थी? ये वो सारे असूल हैं जिनके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बार बार
جو اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے آگے پیش کیا کہ جو آئین ہے اس کے تحت اس ملک کو آگے چلنا چاہیے. یہاں پہ کسی کی پسند یا ناپسند کے مطابق آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ادارہ اب وزیر اعظم کو یا حکومت وقت کو رپورٹ نہیں کرے گا. اس ملک کے اندر اور ادارے موجود ہیں, احتساب کے ادارے موجود ہیں. یہاں پہ اگر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگے, آپ کا سسٹم اتنا روبسٹ ہونا چاہیے کہ وہ بغیر یہ چیز دیکھے کہ وہ آدمی کتنا طاقتور ہے اس کو سزا دلوا سکے, اور جب وہ ادارے ان کو سزا دلوائیں گے تو اس کے بعد وہ حکومت کا حصہ ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ ان نیسیسری کنٹروورسی ہے جو عمران خان صاحب, کیونکہ ان کی اپنی پرفارمنس اتنی ڈیفیشنٹ ہے. علی معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی, ٹھیک ہے میں قطع کلامی کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہم پہلی بار یہ 1 پیج کا جو منترا ہے یہ نہیں سن رہے. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, یہ مسلم لیگ نواز کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. جب بھی کبھی کہیں پہ کانفلکٹ ہوتا تھا یا اس کو رپورٹ کیا جاتا تھا یا سوال کیے جاتے تھے تو یہ پھر میسج پہنچایا جاتا تھا صحافیوں کو بھی, باہر کی دنیا کو بھی, خارجہ میں جو طاقتیں ان کو بھی, کہ نہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. تو یہ پہلی بار تو نہیں ہے. دیکھیں تنزیلہ, میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت اس عوام کو روز یاد کراتی ہے کہ کس طرح سے فوج اور اس ملک کے باقی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میری کم از کم یادداشت کے اندر یہ ڈیلی بیسس کے اوپر کسی حکومت نے نہیں یاد دہانی کروائی. اور ان کو یہ بار بار یاد دہانی کروانے کے لیے کیا اپنے آپ کو وہ تسلی دینا چاہتے ہیں یا کیا وہ ہمارے اداروں کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو میں آپ کے ساتھ پہلے پیش کر رہا تھا. اگر ان کی اپنی حکومت مضبوط ہوتی, ان کی نیت اچھی ہوتی, وہ اداروں کو مضبوط کرتے, تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کون حکومت میں ہے اور کون حکومت میں نہیں ہے. کیونکہ آٹومیٹکلی اگر کسی نے کرپشن کی ہوتی, اس ملک کے پیسے کا ضیاع کیا ہوتا, اپنی طاقت کو ابیوز کیا ہوتا, تو آپ کے ادارے ان کو سزا دلواتے اور وہ حکومت سے علیحدہ ہو جاتے, تو یہ ان نیسیسری کنٹروورسی نہ آتی. تو یہ بنیادی اصول تھا جس کو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مرزا سولنگی صاحب, آئین کی بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کی جی کہ آئین کے مطابق تو پارلیمان میں فیصلے ہونے چاہیے. تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پارلیمان میں قوت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے فیصلے کرنے کی. تو یہ جو آئین کا اصول علی بیان کر رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو بالخصوص جو نوجوان ان کی قیادت ہے وہ بارہا اس کا ذکر کرتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے, صرف بیانیہ کافی نہیں ہے؟ کیونکہ بار بار لوگ ماضی کا حوالہ دیتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ماضی ہو, چاہے وہ محترمہ کے ماضی کی بات ہو. کیا کریں؟ دیکھیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہر نئے واقعے کے ساتھ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نارمل جمہوری ملک نہیں ہیں. اگر ہم نارمل جمہوری ملک ہوتے تو اس طرح کے بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی ہم ایک صفحے پر ہیں. دنیا کے کس جمہوری ملک میں جو ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی میں اور فوج جو ہے وہ ایک ہی صفحے پر ہیں؟ بھارت میں ایسے ہوتا ہے, برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے, یورپ میں ایسا ہوتا ہے, امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ صحیح. وہ وزیر اعظم نے کل بھی جو ڈائریکٹر نیوز مختلف ٹی وی چینلز کے بلا کر جو باتیں کی, وہ باتیں سن کر خوف آتا ہے. وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ جی وہ یہ سیاستدان جو ہے وہ فوج کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ کرپشن کو پکڑتی ہے. یہ تو سیدھی سیدھی اپنی جو فوج ہے اس کے خلاف چارج شیٹ ہے وزیر اعظم کی, کیونکہ ملک کا جو آئین اور قانون ہے اس میں کرپشن کو پکڑنا فوج کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے. تو وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے؟ صحیح. مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ درست ہے بات کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن اس پارلیمان کو ہماری اس حکومت نے جتنا کمزور کیا ہے وہ شاید ہی کہیں ہو. وزیر اعظم صاحب کی خود حاضری دیکھ لیں, جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں ان کی میٹنگز کو کس طریقے سے کم کیا گیا کہ جی وہ خرچہ ہوتا ہے. جتنی اہم قومی سلامتی اور اہم قومی معاملات پر جو کانفرنسز ہوئی اس میں وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہوتے. ایک وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے معاملے پر جو کانفرنس بلائی گئی, ہو سکتا ہے فوج نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ
वज़ीर आज़म को बुलाया जाए। इसकी कोई तरदीद नहीं हुई वज़ीर आज़म की तरफ से, ना उसके वज़ीर इत्तलाआत की तरफ से। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जो कि हर गुजरते दिन के साथ मज़ाक़ खेज़ होती चली जा रही है। अच्छा अली, ये जो बयानिया है कि आपने मिलना है, आपने नहीं मिलना, ज़ाहिर है जब हम आइन तो एक मुक़द्दस सहीफ़ा हम समझते हैं और उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कौन सा इदारा ऊपर है, कौन सा इदारा मातहत है। सो उस बहस में पड़े बगैर मुझे याद है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बहुत बार कह चुके हैं, उन्होंने मैं एक और जगह पे प्रोग्राम करती थी, उस प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि यही सियासतदान होते थे, ये आते थे रोते थे कि मुल्क तो बर्बाद हो रहा है, और यही मुझे दावत देते थे। पहले जो है वो वहाँ पे हाथ जोड़ते थे कि आओ मुल्क बचाओ, और फिर बाद में जो है ये जमहूरियत का नारा लगा के सड़कों पे निकल आते हैं। तो हम दोहराती हुई तो वही तारीख देख रहे हैं। मुलाकातों की ज़रूरत क्यों है? या तो आप बयानिया जो है अपना आइन के मुताबिक रखें, या फिर आप ये बयानिया ना रखें, काम भी ऐसे ना करें, चाहे वो जमात का एक फ़र्द है। मतलब कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना, ये कोई ज़ाती नोयत की मुलाकातें तो नहीं थी। देखें, मैं बिल्कुल तंजीला आपके इस सवाल के जवाब पे आ जाऊंगा, पर मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपके पिछले सवाल के ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहा था। जी। देखें, जब आपके मुल्क के अंदर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है या इस मुल्क को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सामने आता है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब सीन से गायब हो जाते हैं। आपको याद है कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का मामला है, क्योंकि यकीनन इसकी भी एक नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन है। आप यहाँ पे उसका प्रोविंशियल स्टेटस अगर बनाएंगे या उसको कोई चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जो कश्मीर की कॉज है उसके ऊपर आएगा। तो यकीनन नेशनल सिक्योरिटी का एक एंगल इस मसले का भी है। पर इससे पहले भी जब अभिनंदन साहब का वाकया आपको याद है कि उस वक्त वजीर आजम साहब कहाँ पे थे, जब वो सारे सर्विसेज चीफ और सारे पार्लिमानी लीडरान जो थे वो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। वो कौन सी कुर्सी थी जो उस वक्त खाली थी? उसके बाद आर्टिकल 370 का मामला आया, कश्मीर की कॉज का मामला आया, वजीर आजम साहब फिर सीन से गायब थे। कोरोना वायरस की वबा आई, आपको वजीर आजम साहब ने किसी जगह के ऊपर आपको नजर आए कि वो कौम को समेटते ताकि अब एक यूनाइटेड हम फ्रंट अपना बना सकते। वो एनसीओसी उनके एक लीडर ही हेड कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हेड करी थी एनसीओसी को। नहीं देखें, नहीं, बिल्कुल गलत। मेरी अब अर्ज सुन लीजिएगा। आपको एनसीओसी जो था वो एक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था। आपको चाहिए जो था वो ये था कि सारे मुल्क को समेट के पहले विजन और मिशन तो क्लियर कर लेते ना आपने, उसके बाद एनसीओसी एक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था। अच्छा, मैंने गजाला को भी गुफ्तगू में शामिल करना है और आपसे मैंने आपसे जवाब भी लेना है अली, जो मेरा सवाल है। जी मैं बिल्कुल। अच्छा, मैं वापस सिर्फ एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने दें। जी, मुझे सिर्फ एक ब्रेक लेने दें, यहीं से शुरू करेंगे जहां आपका नुक्ता है, और मैं अपने सवाल का जवाब भी फिर गजाला की तरफ आपके और सोलंकी साहब के कमेंट्स लेके जाऊंगी। जी, ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं गजाला के पास ये सवाल लेके जाऊं कि इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्यों नहीं थे। अली, जो मैं सवाल आपसे पूछी थी, जल्दी से अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे, ये सियासतदान खुद ही आते हैं मेरे पास, मुझे कहते थे कि आएँ, पहले ये फ़ौज के पास जाते हैं कि हमें बड़े मसले हैं, हमारे मुश्किलात का हल, और बाद में फिर ये इदारों को मुतनाज़ बनाते हैं। देखें तंजीला, आप जिस मीटिंग को रेफ़र कर रही हैं ना जी, वो पार्लिमानी लीडरान की मीटिंग जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेरे ख्याल से ISI हेडक्वार्टर में की थी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको डिस्कस करने का मकसद था। उसमें प्रॉब्लम 2 किस्म की थी। देखें, इस चीज़ की तो बहस ही कोई नहीं हो रही कि जी मैंने जो आपको पहले सेगमेंट में बताया कि इस प्रॉब्लम की एक नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन है, तो आपको अपने बाकी के जो अस्करी इदारे हैं उनसे इनपुट तो बिल्कुल लेनी थी।
प्रॉब्लम दो तरह की है। एक तो जिस तरह से आपको मैंने पहले कहा कि जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है वजीर आजम साहब सीन से गायब हो जाते हैं, इस मीटिंग के अंदर हुकूमत वहां पे मौजूद नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उसकी जो लोकेशन थी मीटिंग की शायद मुनासिब नहीं थी। जिस तरह से पहले अभिनंदन साहब के वाकये के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये की गई थी, तो अगर उस किस्म का कोई वेन्यू होता तो शायद एक बेहतर मैसेज जाता और अवाम ये समझती कि हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल के अंदर है। और उसके बाद जब चंद ऐसे नालायक वजीर आपके सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक करते हैं मीडिया को, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बाकी इनपुट अच्छा, मुझे जरा मौका दीजिए, ज्यादा हो गए नुक्ते में सारे भूल जाऊंगी। गजाला ये कह रहे जी कि ये जो मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के ऊपर हुई और सिक्योरिटी का जो उसका डायमेंशन है उसको डिस्कस करने के लिए खान साहब वहाँ पे क्यों नहीं थे, हुकूमत वहाँ पे क्यों नहीं थी? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा एक हिस्सा है और अभी जो नक्शा प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो हम कितने सीरियस हैं अबाउट द होल ऑफ कश्मीर, ये मेरे ख्याल में इससे पहले कभी इतना सीरियस कभी कोई नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं उसमें आई डोंट नो ये खुद इनका क्या इंटरेस्ट है उसमें कि इलेक्शंस से पहले शायद ये अपनी कोई कैंपेन के तौर पे ये बात कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या उसमें माइंडसेट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर इस वक्त इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एपीसी इनकी नाकाम हो चुकी है। अब इसके बाद वो दूसरी चीज़ें निकाल के चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ इन्होंने अपने अपने 2-2, 3-3 बारियां लगा के और हर तरह की करप्शन करने के बाद भी अपने क्लियर फेस के साथ यहाँ आज प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा गिरेबान में अपने झांक लेना चाहिए कि सिलेक्टेड की जो ये बातें करते हैं, एक ही ख़ानदान के 3-3, 4-4 अफराद वहाँ पे उस तरफ नज़र डालो तो पूरे ख़ानदान के ख़ानदान बैठे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट में कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जिससे पता चलता है कैबिनेट में तो बहुत सारे पुराने लोग हैं इन्हीं की तरफ से आए हुए। देखिए इन्हीं की तरफ से आए हैं, कुछ है रिश्तेदार यहाँ पे नहीं। अब ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो टेक ऑफ कर रही है, अपना काम कर रही है और उसको 5 इयर्स अपने कंप्लीट करने चाहिए। जिस तरह इन्होंने अपनी नाअहली और जिस तरह की इन्होंने अपनी नालायकी दिखाकर पाकिस्तान को मलियामेट करने की पूरी कोशिश की, एक के बाद एक बारी लगाने के बाद, और अभी तक माशाल्लाह सिंध का जो आला मकाम इन्होंने एक बेहतरीन जिस प्रोविंस जिसकी हिस्ट्री है, जिसके लोग जो हैं वो समझदार हैं और उनको सकाफत से भी करीब हैं और उनको तमाम मतलब अगर वो इतने तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो वो एक सिविलाइज्ड लोग हैं। उनके साथ जो इन्होंने हशर नशर किया अपने लोगों के साथ, वो आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी का और PMLN ने जो गड़बड़ करके गए हैं गवर्नमेंट्स के साथ और जो इन्होंने माल जो है वो इधर का उधर किया, उसके बारे में अब बार बार बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैंने आपसे ये भी गवर्नमेंट ट्रैक पे आ गई है, उसको काम करने दें रोजाना। नहीं, अच्छा ठीक है, एक ऑपोजिशन का रोल होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिशन वहाँ साइलेंट बैठी रहे और हर चीज पे हाँ करे, मगर ऑपोजिशन जो है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों की और उनको भी चाहिए कि अपने लोगों का। ठीक है, जरा मुझे सुलंगी साहब के पास ये पॉइंट लेके जाने दीजिए। गजाला कह रही है सुलंगी साहब की एपीसी तो इनकी नाकाम हो चुकी है और हम अब टेक ऑफ करने वाले हैं। एक और बहस भी चल रही है, शेख रशीद साहब ने ये दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, ये कभी भी कोई हतमी ऐसा स्टेप्स नहीं लेंगे कि इनको अपनी जो सिंध में जो हुकूमत है उससे इनको हाथ धोने पड़े। तो ये हम हमेशा ही ऐसे ही लड़ते रहेंगे कि हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, हुकूमत घर जा रही है, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, हुकूमत नहीं करेगी? क्या आपको इस सिनेरियो से फ़ायदा क्या नज़र आता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि जी एपीसी नाकाम हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने जो अपना एक्शन प्लान दिया है वो तो अगले महीने से शुरू होता है, अक्टूबर से। सही। तो अभी अक्टूबर आया नहीं है। उन्होंने एक इत्तेहाद को जन्म दिया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब वो इत्तेहाद किस तरीके से काम करता है, उसकी तंजीम नौ कैसी होती है, वो हमने देखना है, वो कामयाब होता है या नाकाम होता है। लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि इन्होंने अभी तक कोई गैर आइनी प्रोग्राम नहीं दिया
ये नहीं कहा कि हम पार्लियामान की दीवारें उड़ा देंगे और जी वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें टांग देंगे और पीटीवी पे हमला करेंगे और जो पुलिस वाले हैं उन पे हमला करेंगे, हम जो है वो इस तरह का कोई गैर आईनी कदम उठाएंगे। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। जब वो करेंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मैं जिस चीज़ पर हैरान हूँ वो ये है कि जी जितना कश्मीर के मसले पर ये सीरियस है हुकूमत, इतनी इससे पहले कोई हुकूमत नहीं थी। मैं हैरान हूँ इस बात पे, क्योंकि आप ये देखिए कि जब पिछले साल जुलाई में खान साहब अमेरिका गए थे और ट्रंप से मुलाकात की और मुसालिहत करा रहे थे, और जब इस्लामाबाद वापस पहुंचे तो उन्होंने एक फातिहाना अंदाज में कहा कि ऐसा लगता है कि मैं दूसरा आलमी कप जीत कर आया हूं। और उसके चंद दिन बाद जो है वो 5 अगस्त हो गई थी और वो ऐसा कदम उठाया गया कश्मीर के हवाले से जो 73 साल में नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता कि कश्मीर के मसले पर उन्होंने क्या इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, सिवाय इसके कि जी जुमे के दिन हम आधा घंटा खड़े हो जाएंगे और बैठ जाएंगे, हमने जो है वो अपने चैनल्स पर जो है वो कोई प्रोग्राम करने हैं या नए गाने बनाने हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कामयाबी कश्मीर के हवाले से हुई। अच्छा, हम कश्मीर पे बहस अगर हम बहस करेंगे कश्मीर पे तो जाहिर है उसके लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए। मौजू ऐसा है कि कल भी मैं ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कहना कि जी वो बाकी जो जमातें थी उसमें सारे खानदान होते थे, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि शाह महमूद कुरैशी के खानदान के कितने अफराद पार्लियामान में हैं, ये बता दें कि परवेज खटक के खानदान के कितने अफराद पार्लियामान के मौजूद हैं और कितने अहम ओहदों पर हैं, जो मोहतरमा हैं जरताज गुल उनके कितने खानदान के अफराद को कितनी मुलाजमतें मिली हैं और कैसे मिली हैं। ये तो फिर लंबी दास्तान हो जाएगी। ये इतने दूध की धुली हुई है हुकूमत नहीं है। ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गजाला, बार बार आपसे आप जो मर्जी जवाब देती रहे, वो कह रहे हैं आप ये तो बताएं कि खान साहब वहाँ पे क्यों नहीं थे। देखिए, अगर वो वहाँ नहीं थे तो इसका क्या मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि शायद कोई बयान है कि जी उनको बुलाया नहीं गया, तो ये कैसे मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया ना जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर उनको बुलाया नहीं गया तो उसका क्या रीजन है, ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट ये है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या कहा है? अली जरा इनको पूरी करने दे, बाद में आपके पास वापस आऊंगी प्लीज। आपके कमेंट्स में सारे लूंगी, जस्ट लेट हर फिनिश प्लीज। बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जितना इंटरेस्ट इमरान खान में का है, जितना प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में मैं दोबारा वही रिपीट करूंगी, पहले कभी नहीं। और ये जो बातें कर रहे थे सोलंकी साहब के जी ट्रंप के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की और उसके बाद वापस आए, और जरताज गुल पे जो इन्होंने एक्यूजेशन लगाया, इसका हम सीरियसली नोटिस लेंगे। बिकॉज इन्होंने ये गलत एक्यूजेशन लगाया है और ये बात बिल्कुल गलत है कि जरताज के किसी खानदान वालों को नौकरी मिली। वो एक इस तरह से उठा के कोई भी एक चीज बना के किसी के खिलाफ बात कर लेना विदाउट एनी। वो आपके अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उसको रीट्वीट करते रहे हैं और वो चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे थी। रहमान साहब के अगेंस्ट इसलिए है कि ये जितने भी मदारिस के जो पैसे हैं उसके पैसों से ये सारा कुछ अयाशी कर रहे हैं। इनको ये जरूर है कि वो अकाउंटेबल हैं। उनको बताना है कि बच्चों के नाम पे और मदारिस के नाम पे जो पैसे आए हैं वो किस तरह इस्तेमाल हुए हैं और इनके क्या जराए हैं आमदनी के। अच्छा, एक और जो पॉइंट था गजाला, वो प्रोग्राम के रहमान जो है वो इतनी बड़ी एक येलो आर्मी लेके जमा हो जाते हैं हजारों लोगों की। वो येलो आर्मी को उन्होंने कैसे पे किया, उनके कपड़े यूनिफॉर्म कैसे बनाई, ये आर्मी कैसे उन्होंने डेवलप की। बगैर पैसे के आप 2 आदमी नहीं जमा कर सकते अगर आपने ऐसी इस तरह की कोई आर्मी बनानी है। और ये पूरी एक बटालियन इन्होंने खड़ी की हुई थी। तो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, धरने की बात करिए, सिर्फ यूनिफॉर्म वालों की बात करिए। धरने में तो लोग आ जाते हैं, आपके धरने में भी आए थे। मैंने कहा धरने में तो लोग आ जाते हैं आपके, और दावा भी बोल देते हैं पीटीवी पे। ये जो यूनिफॉर्म पीली पहन के इनकी जो एक ब्रिगेड आई थी,
अच्छा गजाला, एक छोटा सा कमेंट मुझे आपसे और चाहिए। पाकिस्तान का जो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बैठ गए हैं, जिनको बड़ी मुश्किलों से निकाला गया था पार्लियामेंट हाउस से और मिनिस्ट्रियल हाउस के से, जहां इन्होंने लाखों रुपए के बिल्स नहीं पे किए थे और बड़ी मुश्किलों से ताले तोड़ के इनको निकाला गया था, जिस तरह गाड़ियां इन्होंने कब्जे की हुई थी, वो सारी चीजें कोई अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल अभी 2 साल पुरानी कहानी है। अच्छा, मैंने आपसे एक और सवाल भी करना है, अगर आप मुझे इजाजत दें। आटे का रेट, टमाटर का रेट, कर्जा ना करे। और मौलाना फजलुर रहमान से इनको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? ये अपने लीडर की फिक्र करें जो जमानती है ऐसे। तौबा, शेख रशीद ने हमें बताया कि बुलाया नहीं गया, इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, फिक्र होनी चाहिए नवाज शरीफ की। ठीक है मुर्तजा सोलंकी साहब, अब ऐसे सिचुएशन में वेरी अनफॉर्चुनेट, जी मुर्तजा सोलंकी साहब से मुझे सवाल करने दें। आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इतना हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है, अगर अपोजिशन वाकई सड़कों पे आ जाती है सोलंकी साहब, तो आप क्या हालात देखते हैं? शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में दावा किया कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर शहबाज शरीफ भी सलाखों के पीछे होंगे, वो अपने रेफरेंस में पकड़े जाएंगे। तो आप हालात किधर देखते हैं पाकिस्तान की सियासत के जाते हुए? देखें, ये बात तो तय है कि जब एक ही ट्रैक पे 2 गाड़ियां आ रही होंगी तो टकराव तो होगा। सही। तो पाकिस्तान एक बहुत ही पोलराइज किस्म का मुल्क है और वो पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान के पास बड़ा अच्छा मौका था, वो जिस तरह के भी इंतखाबात हुए वो सही मानों में इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं, इस बहस में जाए बगैर उनको पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने ये पेशकश की थी कि हम मिलके चलें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, लेकिन खान साहब ने हर उस मौके को जिसमें कि वो कौम को मुत्तहद कर सकते थे, उनको तकसीम करने की भरपूर कोशिश की है। तो इस वजह से मुझे हालात जो है वो अच्छे होते हुए तो नज़र नहीं आते। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि वो तमाम मौके जिसमें इमरान खान एक कौमी क़यादत फराहम कर सकते थे और इन तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर जा सकते थे, वो सारा बोझ उन्होंने डाल दिया है उन इदारों पर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है कौम को मुत्तहद करना, और वो एक हद तक ही वो अपना काम कर सकते हैं। और मुझे मुस्तकबिल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर जब खान साहब खुद कहें कि जी मेरे वज़ीर जो है वो मेरे ख़िलाफ़, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ गोल कर रहे हैं और वो तज्ज़ियाकार बन रहे हैं, वो इस तरह की बातें करें कि जी वो 2-3 साल बाद हम मुश्किलात से निकल आएंगे, 2-3 साल बाद तो आपकी हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मुश्किलात से कौन इस मुल्क को निकालेगा। सही। इस तरह की बातें करें कि जी वो ये जो ज़राअत का जो महकमा है ना, इसको तो सूबों के पास नहीं जाना चाहिए था। भाई आप हुकूमत हैं, आप लाएं तरमीम और इस ज़राअत के शोबे को जो है वो वफाक के पास ले आए, तो सूबों को क्या देंगे? डिफेंस देंगे, करेंसी देंगे, क्या देंगे? ठीक है। अली परवेज, आप लोग नैब के ऊपर जो तरमीम अपोजिशन की जानिब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये दावा करती रही है कि आप लोग FATF की कानून साजी पे डील चाहते थे, बारगेन करना चाहते थे, लेकिन अब यूँ लगता है कि नैब के कानून में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं होगी, आपकी जमात और दीगर जमातों के ख़िलाफ़ और केसेस भी आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी कुछ लोगों के जो रेफरेंसेस हैं उनका बड़ा चर्चा है कि पंजाब में भी किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। तो हालात आपको किस तरफ जाते हुए नज़र आते हैं? तंजीला, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, कोई ये जो इनका नैरेटिव है कि NRO की तलाश के अंदर अपोजिशन फेर रही है, अब ये कोई हज़म करने को तैयार नहीं है। आपको मैंने 4 इंस्टेंसेस की एग्जांपल दी, अभिनंदन साहब का वाकया, कश्मीर की कॉज, कोरोना वायरस और FATF का सिर्फ आप आमला बिल की बात करें, उसके अलावा जो 6 जो लेजिस्लेशंस वहाँ से यूनानिमसली पास होके गई थी, आप उनको क्यों भूल जाती हैं? मसला ये है कि जब ये इदारों को जब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का जो प्रोसेस है उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताएं, जो आमला का कानून है
اس کے اندر نیب چیئرمین کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ آپ لوگوں کو 90 دن کے لیے اٹھا لیں اور ان کا کسی جگہ آپ نے ریمانڈ بھی نہ لینا ہو، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یہ قانون کی ڈیفیشنسیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو یہ کہتے ہیں یہ این آر او کی تلاش میں ہے۔ مجھے بتائیں کون سی پارٹی جو پارلیمان کے اندر موجود ہے اس نے کہا ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس احتساب نہ کریں؟ کس نے یہ کہا ہے کہ جی سیم سٹینڈرڈ کے تحت آئلز کے دونوں سائیڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا احتساب کریں؟ پر انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک میں جو آپ احتساب کے پروسیس کو جس طرح سے ابیوز کرتے ہیں اور جو سپریم کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے جو معیار طے کیا گیا ہے آپ کو پرویز خٹک صاحب کے لیے کیا وہی معیار نظر آتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، مجھے آپ یہ بتا دیں عمران خان صاحب جب امریکہ میں جاتے ہیں وہ کس طرح جا کے یہ بیان دیتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا اریسٹ کر لو، یہ لو میں نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ اگر یہ ادارے احتساب کے انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ کس طرح سے حکومت کے ساتھ مل کے اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اگر آپ جو یہاں پہ ان کے لیے جو پلیٹ فارم اویلیبل ہے وائس کرنے کا، پارلیمان کا دروازہ بند کر دیں گے، میڈیا کے اوپر بندشیں لگائیں گے، تو یہی ہوگا جو آپ کو اس ملک کے اندر آگ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئے گی۔ غزالہ، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جیسے بھی سرنگی صاحب نے کہا کہ بہت سارے موقع تھے جہاں پہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کر سکتے تھے اور وہ مفاہمت کی بات نہ بھی ہو، لیکن جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر سب کو ساتھ لے کے چلنا، ظاہر ہے جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ بڑے ہیں، آپ کا کام ہے، بٹ خان صاحب کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسے کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب آپ جو ہیں وہ خان صاحب کو دیکھیں کہ وہ سب کو ساتھ بٹھا کے کوئی کام کریں؟ دیکھیے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے گورنمنٹ ملی ان کو اور انہوں نے سویئر ان کیا، اس وقت انہوں نے سب کو اوپن ہارٹیڈلی ویلکم کیا اور سب کو اپنے ساتھ مل کے چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور مگر آپ پہلے دن سے بلیٹنٹلی ان کی حرکتیں دیکھ لیجئے کہ جب پرائم منسٹر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا اوتھ لیا ہے، اوتھ لینے کے بعد سے لے کے جب بھی پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر آئے ہیں، انہوں نے شور ہنگامہ اس حد تک کیا ہے کہ جیسے بلوا ہونے والا ہے اور کسی قسم کا اٹیک ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے ایموشنز پہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کنٹرول، اور کسی قسم کا بھی انہوں نے ڈائیلاگ کرنے کی خود کوشش نہیں کی، مسلسل یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ڈائیلاگ میں، مگر سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ اپوزیشن زیادہ ذمہ دار ہے اس لیے کیونکہ یہ صرف وہاں پہ ہلڑ مچانے نہیں آ سکتے، ان کو سیریسلی سوچنا ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کا بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان کے عوام آپ دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہمیں معاشی چیلنجز ہیں، دوسری جانب کشمیر کا معاملہ بھی ہر روز ایک نیا ہمیں لگتا ہے کہ نیا چیلنج پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں اے پی سی کے بعد کا جو اعلامیہ ہے، اے پی سی کے بعد کا جو پلان آف ایکشن ہے جو حزب اختلاف نے دیا ہے وہ کافی اہم ہے۔ میرے مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی جی، علی پرویز ملک، مرتضیٰ سولنگی، غزالہ سیفی، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔